अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब जहाज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। गुज़िश्ता रात मतलब सुबह ही हो गई थी पाकिस्तान के अंदर जब ये ख़बर आई कि इसराइल ने ईरान के जो एटमी रिएक्टर्स हैं उनके ऊपर हमले किए हैं। और फिर उसके बाद ख़बरों का सिलसिला ऐसा बना कि ये भी ख़बरें आई कि साइंटिस्ट जो हैं उनको भी टारगेट किया गया और चीफ़ ऑफ स्टाफ जो है वो उनको भी जो है वो इन हमलों में मार दिया गया, जाँ बहक कर दिया गया। तो उसके बाद से थोड़ा सा तात्तुल था, लेकिन फिर इसराइल ने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हमले दागे और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल ख़ित्ते में अभी एक जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई और अब ईरान का ख़ित्ता जो है वो इस की लपेट के अंदर है। ज़ाहिर है कि हर जंग के पर असरात होते हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग के असरात भी ये दुनिया भुगत रही है। अब एक नई जंग, इसमें ईरान का क्या रिस्पांस होगा या सिर्फ दावे ही होंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन है ईरान के अपने अंदर के ईरान दावे तो बहुत कर रहा है लेकिन उसका जवाब क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल जो है वो अपने हमले जारी रखे हुए है। एक और ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है उसमें बड़ी एक पेशरफ्त है। वहाँ पे उनको कोई इंसाफ लॉयर्स फोरम ने ख़त लिखा था जिसका जवाब उन्होंने दिया है। और तीसरा लाहौर हाई कोर्ट बार ने रिव्यू फाइल किया है सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जो अक्सरियती फ़ैसला उसके ख़िलाफ़। तो इस पर बात करेंगे जनाब। पहले तैयब से शुरू करते हैं कि जनाब ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से आया बयान, फ़ौरन इस हमले की मज़म्मत की गई और फिर उसके बाद पार्लियामेंट से, नेशनल असम्बली से, सेनेट से रेजोल्यूशंस भी यूनानिमसली हुई। तो ईरान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट किस हद तक है और जाएगी, जबकि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और उर्दन जो है वो उसने तो इसकी हिमायत कर दी है। सॉरी टू से सिद्दीकी साहब, जितनी भी हमारे अरब कंट्रीज़ हैं या अरब नेशंस हैं उन सब ने अपनी एयर स्पेसेस इसराइल के लिए ओपन की हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से जब ईरान का कोई एक का ड्रोन चला भी जाए इसराइली साइड पे तो वो उर्दन टाइप कंट्रीज़ ही उसको नीचे फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यानी कि अरब की हमीयत जिसे गैरत कहा करते, बड़ी मशहूर हुआ करती थी, हमने हमेशा सुना देखा, हिस्ट्री में पढ़ा, लेकिन वो बिल्कुल बैठ गई है। नहीं, लेकिन इसमें ईरान की अपनी सफारती और दूसरी चीज़ें भी तो है ना कि ईरान तो सर मुल्क जो है वो बचाने के लिए तो नहीं भाग पड़ेगा कि जंग अपने गले में डाल ले। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक अहम चीज़ बतलाने जा रहा हूँ कि नेतन्याहू का अपना स्टेटमेंट है, ठीक है। उसमें उसने वाज़े तौर के ऊपर कहा हुआ है कि हमें अरब कंट्रीज़ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ईरान हमारी सबसे बड़ी रुकावट है और फिर पाकिस्तान है। हमें ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है, हम डिप्लोमेटिकली तो ईरान के साथ हैं, लेकिन हम दुआ गो भी हैं। ईरान कमज़ोर सही, ईरान के अंदर सेंक्शन सही, ईरान की डिप्लोमेसी फ़ेल होगी, ईरान का शायद डिफेंस फ़ेल हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ईरान बिल्कुल बैठ जाए। अगर सपोज़ करो ईरान बैठ गया तो फिर नेक्स्ट बारी हमारी होगी। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें उसकी तरफ हैं और बड़े बड़े हमारे जो बड़े लोग थे, दानिश्वर लोग भी, वो भी ये चीज़ें बतला चुके हैं। और ये नेतन्याहू भी उनकी अपनी स्पीच है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। नहीं, इसराइल का तो वो एजेंडा मौजूद है ना, ग्रेटर इसराइल और वो वाला कंसेप्ट। और उसने देखे मुसलसल लिबनान, शाम, गाज़ा, ईरान, हर जगह जो है वो बिल्कुल इलाके के थानेदार के तौर के ऊपर जहाँ चाहता है जिस वक्त चाहता है स्ट्राइक करता है। राफेल पीटर नामी एक अमेरिकन जर्नल थे जो यहूदी ज़ायोनिस्ट थे, उन्होंने एक ब्लड बॉर्डर मैप खींचा था जिसको ग्रेटर इसराइल का मैप कहा जाता है। तो उस ब्लड बॉर्डर मैप में जो है वो ईरान और पाकिस्तान दोनों के बलूचिस्तान वाली साइड एरिया शामिल करके तो ये ग्रेटर बलूचिस्तान है, और वो जो उस राइट साइड पे है वो ग्रेटर कुर्दिस्तान, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर कुर्दिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान, ये पूरा एक
बन रहा है, आप नक्शा आप समझ गए होंगे। तो पाकिस्तान भी उसी उसमें है। और फिर ईरान के ऊपर हमला इस वजह से है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर या जोहरी तजर्बे के करीब पहुंच चुका है। तो वो कह रहे हैं इससे पहले पहले हम उसको मिलियामेट कर दें, उसके जोहरी। अब पता नहीं ये इसमें IAEA की रिपोर्ट तो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है कि वो 60% अफजूदगी तक पहुंच चुका हुआ था, यानी कि बम बनाने के करीब था, कुछ और स्टेप्स रह गए थे बाकी। आपको याद होगा इराक के ऊपर भी हमला हुआ था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना करके हुआ था। तो ये तो है सारा, लेकिन वो तो ईरान खुद तस्लीम करता है कि हमारे पास वो जो यूरेनियम पाइल्स जिसे कहते हैं वो हैं, और उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो डेवलप तकरीबन कर चुका है। होप ये ईरानी मिलिट्री का मैं अकाउंट्स देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि विद इन शायद फ्यू आवर्स वो न्यूक्लियर अटैक वो भी तजर्बा भी कर लें। अब अल्लाह नोज़ बेटर, वो ईरान के ऊपर डिपेंड है। लेटेस्ट स्ट्राइक्स फिर की हैं उन्होंने मुख्तलिफ न्यूक्लियर वेबसाइट्स के साइट्स पे की है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे भी एक अडियाला में जो पड़े हुए हैं, क्या नाम है उनका, इमरान नियाज़ी साहब, मुजरिम इमरान नियाज़ी, उसकी स्टेटमेंट भी एक वायरल हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसी से रिलेटेड है, इसी पूरी जंग से रिलेटेड है, इसी पूरी नक्शाबंदी से रिलेटेड है। और उसमें वो ये कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जब ट्रंप की पहले हुकूमत थी उसमें जब कासिम सुलेमानी ईरानी जनरल मिडिल ईस्ट में मारे गए थे, तो उसने कहा कि था कि एक क्रिकेटर जो पाकिस्तान का बॉस बना हुआ है वो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा, इमरान खान के बाद उसने मुझे कहा कि मैं, आप समझ नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। तो अब भी अगर यानी ये पाकिस्तानियों के लिए वेकअप कॉल है, जो मुझे ये कहते हैं जी तनकीद कर रहे हैं जी पाकिस्तान ने ईरान के पर हमले की मजम्मत करने में तख़ीर कर दी, ये कर दी। भाई पहले आप ये यूथरे आजकल बहुत ज़्यादा शोर बपा कर किया हुआ है ना, कि भाई वो अपने उस लीडर को तो देखें कि जो ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के मरने के ऊपर पूरा हफ्ता जश्न मनाता रहा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि उनका प्लान फेल हुआ। अगर इमरान खान, नहीं वो कहते हैं, ये मैंने देखा अहमद मंसूर ने भी ये ट्वीट की थी, ये ट्रंप का बयान, स्टेटमेंट जो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये AI जनरेटेड है। सर AI जनरेटेड कैसे है? वो बाकायदा वो जो फोर्ब्स है, फोर्ब्स कौन सा एक मीडिया, उसकी वीडियो है, और मैंने उसकी सबको देखा है। अगर मतलब AI जनरेटेड होती तो यूथड़े तो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हैं, वो कह देते, फ़ौरन कह देते, देखें जी ये GOBS जो है वो चला रहा है, फलां न्यूज़ चैनल भी इस वीडियो को चला रहा है, तो वो कह देते ये तो फेक न्यूज़ चला रहे हैं, ये तो देखें जी ओरिजिनल ये है और ये फेक बना के इन्होंने की हुई है। वो नहीं, अच्छा इसमें ये देखें ना, मेरी बात सुने, ईरान की अपनी साख्त के ऊपर भी बहुत सारे सवाल नहीं उठ रहे। ईरान में भी तरह की है कि मतलब यार ये मेरी वीडियो तो पता नहीं कोई आयतुल्ला खमेनी के वाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही। और दूसरी साइड पे ईरानी मीडिया उनको कोट भी कर रहा है, खमेनी को, उनकी स्टेटमेंट के, तो इट मीन के वो उसने कहीं स्टेटमेंट दी होगी, तो होपफुली कि वो इंशाल्लाह ज़िंदा ही होंगे। और दूसरा मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट मतलब हम लकीली कि जो इसराइल का प्रोग्राम था पाकिस्तान से मुतल्लिक, मैं नहीं कह रहा, टाइम ऑफ इसराइल आप देख लें, अगरचे ईरान की बात है, हम पाकिस्तान को मिस नहीं कर सकते, हमारा बॉर्डर कनेक्टेड है, हमारा दुश्मन सेम है। इसराइल जैसे ईरान का दुश्मन है वैसे पाकिस्तान का दुश्मन है। तो इमरान खान जो है, अगर वो गिरफ्तार ना होते, जेल में ना होते और उनकी वो होती, तो आज जो है वो ईरान से पहले पाकिस्तान को इसराइल फतह कर चुका होता। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें नुसरत दी, अल्लाह ने हमें हिमायत भी दी, और हमने पहले खान उसको जो इसराइली प्रॉक्सी है उसको हमने पहले बंद किया। उसके बाद इंडिया जिसने इसराइल की लीड में था, इंडिया जो है, मैं आपको बताऊँ, जब कल अटैक हुआ, ठीक है, नेतन्याहू ने किस किस को फ़ोन किए? नेतन्याहू ने जो है वो ट्रंप को भी फ़ोन किया हमले से पहले, प्रेसिडेंट पुतिन को भी फ़ोन किया, जर्मनी के जो चांसलर हैं उनको भी फ़ोन किया, और मोदी को भी फ़ोन किया। ये मोदी को उसने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, ये सारे ड्रोन जो आ रहे थे, ये वही ड्रोन जो आज ईरान में जा रहे हैं, वही ड्रोन पाकिस्तान में भी तो आए थे ना, मोदी को उसने ये दिए हुए थे। तो ये पूरा एक बड़ा प्लान है, सारा कुछ है, हमें इसमें बड़ी एहतियात के साथ रहना है, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि जो है वो ईरान जो है वो रेत की दीवार साबित ना हो। वो जो है, तो ये तो ईरान के अवाम ने देखना है, ईरान के अंदर भी शायद PTI हो, बिल्कुल आप भी आए हुए हैं,
तो आपका क्या एनालिसिस है इस सूरत हाल के ऊपर? मैं एक तो ये बात करूँगा कि पिछले टर्म का जो 5 साल दौर था उसमें एज अ प्रेसिडेंट अमेरिकी सदर के तौर के ऊपर ट्रम्प जो हैं वो एक एंटी वॉर एक लीडर के तौर के ऊपर नहीं अब नहीं है अभी भी उन्होंने इसी तरफ आ रहा हूं। एंटी वॉर का ही अब है ना। अच्छा अब देखें, अब और देखिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग है इसको रुकवाने का क्रेडिट वो ले रहे हैं। मैं यही बात आपको करना चाह रहा हूँ। अब की बार क्या हुआ? अब की बार ये हुआ, सबसे पहले हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है हम उसको इस वाक़े से ज़रूर कंपेयर करेंगे। जब यकतरफ़ा तौर के ऊपर भारतीय जहरियत पहलगाम के प्लांटेड वाक़े के बाद जब पाकिस्तान के ऊपर की जा रही थी तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को ये कह रही थी कि जी आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। ये वही अमेरिका था, ये वही सदर ट्रम्प थे जो कहते थे मुझे इनका 700 साल या पता नहीं 1000 साल पुराना कोई मसला है तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब बहुत बदकिस्मत हक़ाइक़ हैं, लेकिन अफसोस के साथ सऊदी अरब भी हमें कह रहा था कि जी आप तहम्मुल का मुजाहरा करें। ठीक है, ये वो हिस्ट्री है। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया और पूरे मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और फिर पूरी दुनिया ने कहा जी कि ये इस्लाम की या मुसलमानों की फ़तह है। लाइकवाइज अब ईरान की अगर हम मिसाल देखें अगर ये सूरत हाल थी, मतलब बहुत इब्तदाई तबसरा है, हो सकता है और जैसे तैयब ने कहा रिएक्ट ईरान को करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में जो ट्रम्प जो ऑप्शन दे रहे थे उनको पहले वो ठीक थी। महदूद पैमाने के ऊपर आप अपनी जो अफजुदगी वाला जो मामला था आप इसको कंटिन्यू करते, अपनी मईशत बेहतर करते, 20-30 साल आपको मिल जाते, पाबंदियाँ हटवाने के लिए टेबल के ऊपर बात करते, अपने आम पब्लिक को जो है उसमें कोई रिलीफ देते। आप वहाँ भी कुछ नहीं कर सके। नहीं, ये ईरान की अपनी फेलियर आप देखें किस लेवल का है। ये भी है ना कि ईरान के अपने अंदर के हालात भी तो मैं यही कह रहा हूँ। इंटरनल पॉलिटिक्स भी बड़ी नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स अलग है। इंटरनेशनल मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ड्रोन उड़े हैं वो ईरान के अंदर से उड़े हैं। वो ठीक है, इसराइली खबर लेवल के ऊपर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि जनाब हमने उससे पहले वहाँ पे इन दी हार्ट ऑफ दी ईरान जो है वो अपने ड्रोन्स पहुंचा दिए थे जिससे ये स्ट्राइक्स वगैरह हुई जिसमें साइंटिस्ट। अब ये देखें ना ये कितनी पता नहीं ये इनसाइड जॉब है या नहीं है कि जहाँ पे साइंटिस्ट भी निशाना बन रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ भी बन रहे हैं। मैंने वो फुटेजेस देखी है, मैंने वो मजाक नहीं है, मैंने वो तस्वीर जैसे यूक्रेन ने रशिया के अंदर आके ड्रोन से अटैक किया। एक मतलब जो भी उन्होंने पहले अपने ड्रोन जो है वो उनको ट्रांसफ़र किया रशिया टेरिटरी के अंदर, फिर उन्होंने वो चुन चुन के टारगेट्स किए। ये भी मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ही कुछ हुआ तो है। ये देखें ना वो तो क्लेम कर रहे हैं ऐसा हुआ क्या, मतलब वो क्लेम कर रहे हैं। दूसरा जो फुटेजेस और जो तस्वीर हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 1 या 2 फ्लोर हिट हुए हैं, बाकी पूरी बिल्डिंग ठीक है। प्रिसीजन जिसको कहते हैं ना, टू द पॉइंट जो है वो टारगेट करना और एक मुल्क की फौज का आर्मी चीफ का मर जाना, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ जो मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई भी फौज है उसका जैसे आप चीफ होता है तो ये उनका एक चीफ जो है उन्होंने उड़ाया। तो यार ये तो साइंसदान उड़ाए, इनसाइड जॉब ही हो सकती है। इनसाइड जॉब है इसमें। भाई उससे पहले आपने देखा नहीं कि वो जो पेजर फटे थे उससे कितने लोगों को नुकसान। और फिर आपको तो ये तैयब जी टेक्नोलॉजी जी मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। आपको याद होगा अहमद अल-जवारी के ऊपर अफगानिस्तान में जो ड्रोन अटैक हुआ था वो भी एग्जैक्ट इसी तरह कैलकुलेटेड ही था, सिर्फ 1% शूट हुआ। और ये वो टेक्नोलॉजी और इस पर ये भी हमारी तारीख़ी तौर के ऊपर बदकिस्मती ही हम इसको कह सकते हैं कि मुसलमानों ने उस तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर ना कभी पढ़ा ना कभी वर्क किया। और ये टेक्नोलॉजी अब देखें, अब वो मुसलमान एक्सपर्ट रहे हैं गुरिल्ला वॉर में, जो मैदान में उतर कर मुसलमान लड़ता है। यहाँ पे अब वो रोबोटिक सिस्टम है, एसी वाले कमरे में बैठे बटन दबाएं और गेम ऑन। अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। और मैं इसको थोड़ा ऐड करूँगा। तो ये एक बात तो है यार कि जो ये इस जिसकी तरफ इनका इशारा है ना, अभी इन्होंने पाक भारत कशीदगी का हवाला दिया कि उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और स्ट्राइक बैक किया और उसमें फिर जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो की तो उसके बाद सपोर्ट जो है वो दुनिया की आई कि यार ये तो हमने पाकिस्तान ने हैरान कर दिया। तो ईरान की कैपेबिलिटी जो है वो ईरान उसको किस तरह से देखता है अगले 3-4 दिन जो है बड़े अहम होंगे। ये इससे पहले के
जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो ईरान को गाजा की तरह जो है ना वहाँ पे स्ट्राइक्स जारी हैं उसकी। अफसोसनाक अच्छा, अफसोसनाक सर बहुत अफसोस। पहली बात है, जैसे इन्होंने कहा कि टेक वार, आजकल दुनिया में जो जंग का कैफियत है या नमूना है वो तब्दील हो चुका है। ठीक है, आप जितने भी बहादुर हैं आप मैदान जंग में बहादुरी दिखा सकते हैं ना, तो आजकल तो मैदान जंग से सज ही नहीं रहा उस टाइप का, यानी कि फ़ेस टू फेस लड़ाई हो ही नहीं रही। आजकल तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए और मिसाइल से उन सारी चीज़ों के ज़रिए, और उसमें अनफॉर्चुनेटली मुसलमान बहुत पीछे रहे। लेकिन हमें एक चीज़ पे तो फ़ख्र है और देना चाहिए। हम भी समझते थे कि पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें कहा गया कि जी आईटी में इंडिया का मुकाबला तो पाकिस्तान कहीं कर ही नहीं सकता। लेकिन वो तो 9 मई की रात को हमने देखा कि यार पाकिस्तान ने तो उनका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा कुछ, हाँ 9 मई के जब हमने रिटेलिएट किया। नहीं वो तो उस वक्त के जब डॉग फाइट हुई है, वो तो 7 मई को डॉग फाइट हुई। 9 मई को हमने जिस तरीके से उनके जो है वो ट्रेनें बंद की, जिस तरीके से हमने उनका हाँ वो साइबर टेक्नोलॉजी या इंटरनेट के ज़रिए वो जो हमने हमारी कमांड आई, वो हमें आज फ़ख्र हो रहा है। और पूरी ये मुस्लिम वर्ल्ड की किसके साथ है? ये उसके साथ हैं जो ताकतवर है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान के साथ तो पहले नहीं थे, जब हमने गलबा हासिल किया तो अब वो जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तानी जिंदाबाद और ये वो। तो बात ये कि हमने तो साबित किया और हमें फ़ख्र है हमारी अपनी फोर्सेस के ऊपर कि उन्होंने जो है वो दुनिया में हमें जो है वो एक बुलंद वो दिया है, मियार दिया है, और हम जीने के काबिल हैं। हम दुनिया में फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो यार पाकिस्तानी। ठीक, अब आते हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान में जो चीज़ें चल रही हैं, ईरान के पास, ईरान क्या कर सकता है? ईरान के पास क्या ऑप्शन? ईरान के पास देखें वो क्या उनके पास, अगर वो रिटेलिएट नहीं कर सकता, नहीं, ईरान के पास बहुत ज़्यादा, मैं बताऊँ, ईरान सैंक्शन ज़्यादा है, ईरान गरीब मुल्क है, ईरान के पास करेंसी नहीं है, अगरचे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उनका तेल भी कोई नहीं खरीदता। थोड़ा बहुत तेल अगर बलूचिस्तान भी आ जाता था उस पर भी पाबंदी लग गई। तो बात यह है कि ईरान की तो चीज़ें कोई नहीं ले रहा ना, ईरान तो टोटल सैंक्शनड है, और आज नहीं कितने अरसे से सैंक्शनड है। ईरान की तो नातकाबंदी हुई है। मुझे ये बताएं, ईरान के आस पड़ोस में तकरीबन 10 से 12 तो एयर बेसेस अमेरिका के बैठे हुए हैं। कतर ने कतर ने जो है वो पाकिस्तान को मैसेज पहुंचाया कि मेहरबानी करें आप ईरान को समझाएं, कतर की एयर स्पेस ईरान के खिलाफ यूज़ नहीं हुई, ये अभी की बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लें, अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है। तो कतर के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है ना, उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल है नेतन्याहू, वो बेवकूफ़ियों के ऊपर जो है ना वो तुला में बयानबाजी करते हैं। मुझे बताएं सीएए, एक मिनट, सालिस के अलावा सीएए का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कहाँ पे है यार? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, चलो फिर भी हमें इनमें नहीं चलना। ईरान के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? सबसे मेन चीज़ है ईरान के पास, देखें, उसके साथ ईरान अलोन नहीं है। ये एक है कि ईरान के साथ रशिया भी खड़ा हुआ है, ईरान के साथ चाइना भी खड़ा हुआ है, और ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया जैसा लिथल मुल्क भी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ईरान किस तरीके से, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, ईरान कहाँ है, वो किस तरह, इसराइल नहीं उधर है, बिल्कुल। तो मतलब है कि आप ये देखें ना कि क्या नॉर्थ कोरिया एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है ना? नहीं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, नहीं, मिलिट्री सपोर्ट है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री सपोर्ट, रशिया का मिलिट्री सपोर्ट और चाइना का मिलिट्री। मैं आपको बताता हूँ, अभी की खबर है, पता नहीं कितने हज़ार टन जो मिसाइल में फ्यूल यूज़ होता है वो अभी चाइना ने भिजवाया है ईरान को, अभी की बात है। जब मुझे नहीं पता, ये मैंने अभी पढ़ी है, बकायदा पढ़ी है आपने? ये मैं कि किसी कोर्ट पे मैंने पढ़ी है ना, एक ट्वीट पे मैंने किसी को पढ़ा है, और बकायदा रिलायबल ट्वीट है, अनएथेटिक नहीं है ना सर, अनएथेटिक नहीं है। अब मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट नहीं करूंगा, मैं टाइम ऑफ इजराइल को कोट नहीं करूंगा, दे आर द माउथपीस ऑफ ज़ायोनिस्ट। अब मैं कोट ये कर रहा हूँ, मैं ये कोट कर रहा हूँ, मैं अल्टरनेट मीडिया को कोट कर रहा हूँ। मैं देखो, हर मुल्क को अपनी शॉर्टकमिंग्स को देख के, अपने रिसोर्सेज को देख के और अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना है ना। एक नुक्ता नज़र तो ये भी है ना कि आप ईरान के लोग जो हैं उनको अपने आप को कंसोलिडेट करते, प्रोग्रेस की तरफ जाते, मतलब सैंक्शंस को ख़त्म करने के हवाले से। अब तो पूरा खित्ता जो है वो, जुम्मे की नमाज के बाद ईरान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसमें लोग जो हैं वो ये कर रहे थे कि आप नहीं, वो तो रेड फ्लैग भी वो कर दिया है मस्जिद कुंभ में, और इधर उधर सारा जो है वो तो है कि भाई इंतकाम, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने, इंतकाम लेने के लिए भी आपको
अब ये देखना है ना कि ईरान के पास कौन से पत्ते रह गए हैं। exactly. ईरान क्या इस्तेमाल करता है, क्या करता है, लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही हैं उसके ऊपर फिर हम बाद में देख लेंगे कि आगे क्या डेवलप होती है किस तरह से। तो आ जाए जनाब अपने, मैं वो सिर्फ एक जुमला करके चाचा ट्रम्प साहब का मुझे याद आ गया। सदर ट्रम्प साहब ने ये भी कहा है जी कि अगर ईरान ने अगर जवाबी वार किया तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। वो तो पहले भी, वो तो शुरू से स्टेटमेंट है ना वो तो। अच्छा ये तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है यार, वहाँ पे वो उन्होंने अपना वो बेड़े पहुंचा दिए हुए हैं। एंटी वॉर लीडर नहीं, उसने पीस मेकर तो बनने की कोशिश की, उसने ईरान को ऑप्शंस तो दिए, ये ईरान उस ऑप्शन पे नहीं। तो जब अभी नेगोशिएशंस का अगला मरहला होना था उससे पहले स्ट्राइक क्यों की? हाँ, ये तो ये देखें ना, ये वही कहानी है भाईजान, मेमने की और भेड़िए की कहानी है। भेड़िया ऊपर पानी पी रहा था और मेमने को कह रहा था कि तू पानी गंदा कर रहा है, ठीक है ना। मसला ये है कि जो रीजन है इसके अंदर इज़राइल एक एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, और वहाँ पे ईरान की जब अगर कैपेबिलिटी हो जाती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है उसकी ये ताकत, तो वो कभी भी ईरान को जो है ना वो खत्ते में एक बैलेंस क्रिएट होता है, वो फिर और कहानी हो जाती है ना, तो वो कभी भी नहीं करने देगा, ना अमेरिका ना कुछ और, ना उसके इत्तेहादी। और फिर ये जो है देखते हैं कि अब आगे क्या चीज़ें जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, ठीक है ना। और फिर गो कि ईरान जो है वो एक बड़ा मुल्क है, इज़राइल छोटा मुल्क है। मैं एजाज़ चौधरी साहब को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि ये अगर जंग बड़ी जंग चलेगी तो ईरान को फ़ायदा होगा, लेकिन इज़राइल जो है एक मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना था कि वो प्रिसाइज अटैक्स करेगा और उसके बाद जो है ना वो क्योंकि उसका हुजम छोटा है, वो बड़ी जंग लड़ना नहीं चाहता है। वो ये यहाँ पे अब ये जैसे आज सुबह से अब तक जो है उन्होंने स्ट्राइक्स कर करके तो अमेरिका के मुकम्मल सपोर्ट भी तो है ना। एक बात बड़ी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, अगर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। यार आप देखें तो उससे पहले जब ईरान ने मिसाइल दागे थे तो कहाँ गिरे थे? नहीं, इसके अलावा जब वो सारे जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते, तो वो उनके पास टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी तो है ना, ये इजराइल के पास, ये तो आप तस्लीम करते हैं ना। जब इसराइल के मिसाइल आए थे ईरान के ऊपर तो उस टाइम वो न्यूट्रलाइज कर लिए गए थे, उस टाइम उसके एयर डिफेंस सिस्टम चल रहे थे, तो अब एयर डिफेंस, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ईरान के अपने अंदर की जो रजीम है उसके अंदर क्या कुछ पकड़ा है, पता नहीं आगे जाके क्या क्या कहानियाँ निकलेंगी। तो आ जाए जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने क्या ख़त लिखा है इंसाफ लॉयर्स फोरम को? सिद्दीकी साहब, ये लॉयर्स फोरम की तरफ से कुछ शिकवों शिकायतों पर मुश्तमिल ख़त था जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखा गया था, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि आप इलेक्शन जब कैंपेन में थे तो उस वक्त कुछ और कहते थे, तो अब आप जो है आपका नुक्ता नज़र, तो हमने आपको सपोर्ट दिया, लेकिन अब आपका नुक्ता नज़र तब्दील हो गया है। तो उस पर बड़ा तफसीली जवाब जो है अगर कहें तो मैं पढ़ भी दूँ, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से वो जवाब दिया गया है। एक तो उन्होंने उसमें ये बात कही है कि जनाब ये जो आप एक इंसाफ लॉयर फोरम है, एक तो ये बात आप जहन में रखें जी कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये याद रखना ज़रूरी है कि इसे पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। ये वाजिद गिलानी जो सदर हैं उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि आपकी जमात के 2 पार्लियामेंटेरियंस बैरिस्टर गौर अली ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र उसकी मंजूरी के दौरान पार्लियामेंट में मौजूद थे। बहैसियत वकला हमारा बुनियादी किरदार आइन की पासदारी, जिसमें तरमीम को कानून साज़ों ने वोटिंग के ज़रिए मंजूर किया हो, तो वकला कानून साज नहीं है। हमारा मैंडेट आइनी ढांचे का दिफा करना है, कानून साजी के ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च करना नहीं है। आइनी पटिशन सदर बार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से गैर मिजाज तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की करारदाद के बगैर दायर किए जाने के बायस हमने वापस ली थी, और वो जो जजेस की सीनियरिटी वाला मामला था। और इस्लामाबाद बार जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के फ़वाइद और नुकसानात के ऊपर खुली बहस के लिए एक कॉन्फ्रेंस वो भी थी, और ये 26वीं आइनी तरमीम भी वो चैलेंज की थी। हाँ। तो साथ ही उन्होंने ये कहा है जी कि जहाँ पे आपका ये बात कि जी इंसाफ लॉयर फोरम ना तो कोई रजिस्टर्ड बॉडी है और ना ही कोई लीगल पटिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट 1973 के तहत ये कोई तस्लीम शुदा तंजीम है। हाँ। जो हमें रेगुलेट कर सके, यानी एक तरह से। तो इस्लामाबाद बार काउंसिल के कवायद और ज़वाबित ऐसे
किसी भी ग्रुप को बार एसोसिएशन के इंतखाबात पर असरअंदाज होने से सख्ती से रोकते हैं। इस तनाज़ुर में आपके ख़त की बुनियाद और कानूनी बरादरी के शऊर की नुमाइंदगी करने का दावा काबिल एतराज़ है। तमाम हाई कोर्ट्स के जजों की रोटेशन पर जोर इस ख्याल पर मबनी है जिसकी हमायत बहुत से साबका सदूर भी कर चुके हैं, और मुंतखब सदूर की हैसियत से मेरा बुनियादी किरदार वकला को मराद फराहम करना, उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है, आइन को बरकरार रखना और हमारे अरकान की जो पेशा वराना तरक्की और बहबूद है उसके लिए साजगार माहौल फराहम करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मतलब है कि इंसाफ लॉयर्स फोरम को एक जवाबी ख़त तो और इसका रिव्यू दाखिल किया लाहौर हाई कोर्ट बार ने सिविलियंस के कोर्ट मार्शल केस में। सर ये दोनों जो बेसिकली दो प्रॉक्सी पिटिशंस बनी है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन, तो वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले उसमें मेन मुकदमे में भी थी, तो उनकी जानिब से जो है वो रिव्यू की जो है दरख्वास्तें डाली गई हैं। और आपको पता है पहले जो अपना जवाद ख्वाजा साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने डाली थी, अब इन्होंने डाल दी हैं, तो पीटीआई ये अभी तो चीज़ें चलेंगी। और उसमें मेन मुद्दा यही है कि वो आपने जो है वो शख्सी आज़ादियाँ सलब हो गई और आपने किस तरीके से परमिशन दे दी, ये नहीं हो सकता। मतलब देखें रिव्यू का हक तो है ना, हाँ, रिव्यू का हक है, थी और तो वो रिव्यू का हक तो अपना इस्तेमाल करेंगे, इसमें इतराज़ क्या है आप? और उसमें फिर वो बुनियाद भी वही बना रहे हैं। हालांकि वो अभी जो है 5-2 से फैसला है, FBLE के दो फाजिल जज साहब ने उससे इख्तलाफ किया है। FBLE केस 1976 के आइन में फिट ही नहीं बैठता था और आपने चीज़ें मिसरीड किया और बहुत सारी चीज़ें, वही तकरीबन वही है जो जवाद ख्वाजा साहब की रिव्यू पिटीशन आई है। तो बेसिकली तो अभी तो वो शॉर्ट जजमेंट आई है, डिटेल जजमेंट आएगी, रीजनिंग आएगी और फिर उसके बाद वो कुछ होगा ना। तो 16 जून को फिर हो रहा है मखसूस नशिस्तों का केस। साफ ज़रा उसमें तो कोई और ऑप्शन नहीं है, होपफुली के तमाम जज अवेलेबल होंगे तो ये 16 को शुरू हो जाएगा। फिक्स डेट ही है ना 16 जून की फिक्स डेट है जो बेंच की जानिब से दी गई है। तो चीफ जस्टिस आ गए वापस हज से? 15 का सुना था कि 15 को, हाँ 15 का सुना था कि वो 15 को शायद आएंगे इतवार को, और फिर 16 से एज आ जुडिशल वर्क के तौर के ऊपर जो है वो शुरू करेंगे। दूसरा 16 जून इसलिए भी अहम है कि मेरे ख्याल में जजेस ट्रांसफ़र वाले केस की आखिरी तारीख होगी। वो केस तकरीबन हतमी मरहले में हो चुका है, 1-1.5 घंटे के आर्गूमेंट्स रह गए हैं, और उसमें मुमकिन तौर के ऊपर मतलब मेरा ख्याल है कि शायद शॉर्ट ऑर्डर ही 16 को जारी हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और फिर 19 जून को जुडिशल कमीशन, लेकिन जुडिशल कमीशन का एजेंडा तो सिर्फ JCP का मुख्तसर किस्म का है। तो चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। तो जंगें नहीं होनी चाहिए, दुनिया का अमन जो है वो बरकरार रहना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो ईरान और ईरान के अपने अंदर की सूरत हाल का बैरूनी दुनिया से बहुत ताल्लुक़ है। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दी, जलाने के बाद।